Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 ईयर 3 एंड सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी and unit number 5 and it's about the basic measurement in epidemiology. तो हम आज डिस्कस करेंगे कि द पार्ट नंबर 3, क्योंकि इससे पहले जो है 2 पार्ट हम कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रेट, रेशो और प्रोपोर्शन। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द प्रिवेलेंस एंड व्हाट इज़ द इंसिडेंट्स। और आज जो पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिस्क, के रिस्क क्या है, ठीक है, ऑड रेशो क्या है, रिलेटिव रिस्क क्या है, एट्रीब्यूटेड रिस्क क्या है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि रिस्क है क्या, ठीक है। तो रिस्क को अगर हम पढ़े कि व्हाट इज अ रिस्क है, कि रिस्क है क्या। सो द रिस्क इज द लाइकहुड डेट एन इंडिविजुअल विल जो है कॉन्ट्रैक्ट अ डिजीज, ठीक है। लाइकहुड का मतलब क्या है? लाइकहुड मीन देयर इज अ चांसेस, मे बी अ चांसेस, मे बी आप जिसको हम इम्कान कहते हैं ना, चांसेस, ठीक है, चांसेस कि एक इंडिविजुअल जो है उसको डिजीज़ हो सकता है। तो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्क पे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी एरिया पे रहते हैं जहाँ पे, या अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को डील करते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के साथ हो, तो हम कहते हैं कि आप भी रिस्क पे हो, मतलब चांसेस है कि आपको भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो अक्सर घर में भी हम यूज़ करते हैं ना, इवन के जो फ्लो की पेशेंट होते हैं, इवन उसके लिए भी हम कहते हैं कि उससे थोड़ा जो है कांटेक्ट कम रखा करें, क्योंकि उससे आपको ये फ्लू हो सकता है। तो मतलब रिस्क का मतलब है चांस, ठीक है। सो लाइक हुड डेट इंडिविजुअल विल कॉन्ट्रैक्ट टू अ डिजीज, कि मतलब एक इंडिविजुअल जो है उसको डिजीज होने की चांस है, तो इस चांस को हम कहते हैं रिस्क, ठीक है। अब रिस्क हम कब मालूम करते हैं? कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो हमें रिस्क के बारे में बताते हैं कि मतलब ये डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक है कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी, और एक हमारे पास है केस कंट्रोल स्टडी। जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें हम मालूम करते हैं ऑड रेशो, और कोहॉर्ट स्टडी में हम मालूम करते हैं रिलेटिव रिस्क, ठीक है। आप ऑड रेशियो या रिलेटिव रिस्क का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी मे बी इवेंट आकर एंड द प्रोबेबिलिटी इज दैट मे बी द इवेंट नॉट आकर। मतलब प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि एक इवेंट जो है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये इवेंट आकर हो जाए, और एक, या अगर एक इवेंट है तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये इवेंट आकर ना हो, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो रिलेटिव रिस्क है और ऑड रेशो है, हमें उसके बारे में बताते हैं। तो आगे हम जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिस्क को, ठीक है। ये हमारे पास एक है रेशो ऑफ रिस्क, और एक हमारे पास है एंड रिस्क। रेशो का मतलब क्या है? हमारे पास दो किस्म के पॉपुलेशन होते हैं, एक रिस्क इन एक्सपोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग की, और डिजीज के हम बात करते हैं लंग कैंसर की, ठीक है। सो ये लंग कैंसर क्या है? जैसे डिजीज, और स्मोकिंग क्या है? जैसे द रिस्क फैक्टर। अब वो इंडिविजुअल जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, इंडिविजुअल जो स्मोकिंग करता है, फॉर एग्जांपल एक्स एक इंडिविजुअल है जो स्मोकिंग करता है, और वाई एक इंडिविजुअल है जो स्मोकिंग नहीं करता, नो स्मोकिंग, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं रिस्क इन एक्सपोज, मतलब एक्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्स है वो स्मोकिंग करता है। जब स्मोकिंग करता है इसका मतलब है कि ये एक्सपोज है टू स्मोकिंग, तो उसमें कितने परसेंट चांसेस है कि उसको लंग कैंसर होंगे। और रिस्क इन नॉन एक्सपोज, एक ऐसा इंडिविजुअल जो स्मोकिंग नहीं करता, मतलब वो एक्सपोज नहीं है, तो उसमें कितने परसेंट चांसेस है कि उसको
मतलब लंग कैंसर होंगे। तो रिलेटिव रिस्क मालूम करने का जो फार्मूला है, रेशो ऑफ रिस्क का जो फार्मूला है वो क्या है कि रिस्क इन एक्सपोज और रिस्क इन नॉन एक्सपोज। ठीक है, तो मतलब है कि x क्या है, एक्सपोज है, तो x डिवाइड बाई y। तो ये हमें बताएंगे रेशो ऑफ द रिस्क। और एक है डिफरेंट डिफरेंस इन रिस्क का मतलब क्या है, ये बहुत इजी है। डिफरेंस इन एक्स इट्स वेरी इजी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है रिस्क इन एक्सपोज। रिस्क एक्सपोज, उससे माइनस करें रिस्क इन नॉन एक्सपोज। ठीक है, रिस्क इन नॉन एक्सपोज, तो आपके पास जो आंसर आएंगे तो ये वो आपको क्लियरली बता देंगे कि दिस इज द डिफरेंस इन द रिस्क। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने एक्स का एग्जांपल दिया था, तो इससे माइनस करें वाई को, तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, डिफरेंस इन द रिस्क होंगे। कि मतलब अगर कोई एक्सपोज है तो उसको कितने % ज़्यादा चांसेस है कि एक डिजीज हो। ठीक है, तो चलो हम जो है मालूम कर देते हैं। दिस इज अ रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का जो फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला है कि रिस्क इन एक्सपोज डिवाइड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज। ठीक है, रिस्क इन एक्सपोज डिवाइड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज। तो आर आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर ई इज इक्वल टू रिस्क इन एक्सपोज आर ई डिवाइड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज आर एन। ठीक है, तो ये फार्मूला है रिलेटिव रिस्क को मालूम करने के लिए। तो अब रिलेटिव रिस्क हम कब मालूम करते हैं, उसके लिए कौन सी स्टडी हम करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी जो है, दिस इज अ बेस्ट स्टडी फॉर फाइंडिंग आउट द इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट्स मालूम करने के लिए जो सबसे बेस्ट स्टडी है, दिस इज द कोहॉर्ट स्टडी। इंसिडेंट का मतलब क्या था, जो हमने इससे जो पार्ट 2 है उसमें हमने पढ़ा था कि न्यू केसेस। ठीक है, जब आप न्यू केसेस को हम कहते हैं इंसिडेंट्स। तो इंसिडेंट्स को मालूम करने के लिए सबसे बेस्ट स्टडी के है कोहॉर्ट। और कोहॉर्ट स्टडी में हम मालूम करते हैं रिलेटिव रिस्क। ठीक है, अब रिलेटिव रिस्क है क्या, उसको किस तरह मालूम करते हैं, तो चलो इसको पढ़ते हैं। एक बात जहन में याद रखें कि रिलेटिव रिस्क हम कब मालूम करते हैं और कोहॉर्ट स्टडी हम कब करते हैं, तो हम स्टडी डिज़ाइन में पढ़ेंगे। अभी हम इतनी डिटेल पे नहीं जा रहे, और हम ये रिलेटिव रिस्क और ओड रेशो भी इतने ज़्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं करेंगे कि उनके स्टडी डिज़ाइन में हमें दोबारा ये सब कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स द यूनिट नंबर 8 और समथिंग। ठीक है, तो उसमें हम दोबारा करेंगे। एक रिलेटिव रिस्क को मालूम करने के लिए जो हमने फार्मूले की बात की कि कौन सा फार्मूला हम इसके लिए, ठीक है, सो रिलेटिव रिस्क का जो फार्मूला है, दिस इज इंसिडेंट्स अमॉन्ग एक्सपोज। ठीक है, ई एक्स, इंसिडेंट अमॉन्ग एक्सपोज डिवाइड बाय इंसिडेंट्स अमॉन्ग नॉन एक्सपोज, ई एन। ठीक है, तो ये फार्मूला है, आप लिख सकते हैं कि इंसिडेंट्स अमॉन्ग एक्सपोज डिवाइड बाय इंसिडेंट्स अमॉन्ग नॉन एक्सपोज। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंटिजेंसी जो टेबल है उसको हमें बनाना पड़ेगा। कंटिजेंसी थ्योरी को टेबल को हम 2x2 टेबल भी कहते हैं, मतलब जिसमें 2 कॉलम्स हों और 2 उसमें होते हैं हमारे पास एक कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, देखिए इसको हम कहते हैं कॉलम नंबर ए, इसको हम नेम देते हैं बी, सी और डी। ठीक है, तो ये टोटल कितने कॉलम्स और रो हैं, 4 और 2x2, 2 कॉलम है और 2 रो है। दिस इज द कॉलम नंबर 1, दिस इज द कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ठीक है, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज द मतलब कॉलम हमारे पास 2x2 टेबल भी हम उसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि स्मोकिंग। अगर कोई है जो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको ये एक्सपोज है। और एक हमारे पास है नॉन एक्सपोज।
ठीक है, मतलब नॉन स्मोकर, जो स्मोकिंग नहीं करते, नॉन स्मोकर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिजीज पॉजिटिव, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिजीज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप जो है टोटल लिख सकते हैं, टोटल, और यहाँ पे आप इंसिडेंस लिख सकते हैं, इंसिडेंस। ठीक है, अब देख, ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये टोटल लाइन शो करते हैं एक्सपोज को। ठीक है, ये किसको शो करते हैं, एक्सपोज को। और ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये लाइन शो करते हैं नॉन एक्सपोज को। ठीक है, इसी तरह अगर वर्टिकली अब देख ले तो ये शो करते हैं ये ए सी। ठीक है, ए सी शो करते हैं कि दिस इज द डिजीज, डिजीज पर्सन। और जो बी डी है ये शो करते हैं नॉन डिजीज पर्सन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने कॉलम बन गए, 1 2, और टोटल रो बाई 2, तो 2 बाई 2 टेबल उसको कहते हैं। देख, अब ये कॉलम जो है, दिस इज द कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, तो ए प्लस बी आ जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और अगर इसके बीच में हमें इंसिडेंस मालूम करना है तो ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो सी प्लस डी आ जाएंगे, सी प्लस डी। और अगर इसमें हम इंसिडेंट्स मालूम करते हैं तो सी डिवाइड बाई सी प्लस डी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टोटल है। चलो अब हम मालूम कर देते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल जो है 100, टोटल हमारे पास जो लोग हैं वो 200 लोग हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हैं। इन 200 इंडिविजुअल में से 100 इंडिविजुअल जो है वो एक्सपोज है। ठीक है, और 100 जो है वो नॉन एक्सपोज है। ठीक है, अब जो 100 एक्सपोज है उसमें से 30 ऐसे हैं, 70 जो एक्सपोज भी हैं और उसको डिजीज भी है। ठीक है, ये एक्सपोज है और डिजीज भी है। 30 ऐसे है एक्सपोज है, एक्सपोज तो है लेकिन उसको डिजीज नहीं है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ए प्लस बी, सो 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 70 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास 0.7 आ जाएंगे। ठीक है, 0.7। तो मतलब कि इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज कितना है, 0.7 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर हमारे पास तकरीबन नॉन स्मोकर अगर 30 ऐसे नॉन स्मोकर है कि स्मोकिंग तो नहीं करते, यानी एक्सपोज नहीं है लेकिन उसको डिजीज है, और 70 ऐसे हैं जो स्मोकिंग भी नहीं करते, मतलब एक्सपोज भी नहीं है और उसको डिजीज भी नहीं है। इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे सी प्लस डी तो ये 100 आ जाएंगे। और इसको अगर हम सी डिवाइड बाई सी प्लस डी, यानी इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज, इसको हम कहते हैं ना, इसको इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 70। ठीक है, तो ये उस पे मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएंगे ये तकरीबन हमारे पास 0.4 तक आ जाएंगे। ठीक है, 0.4। ठीक है, सो द आंसर विल बी 0.4। अब देख, अब रिलेटिव रिस्क को मालूम करना है। तो रिलेटिव रिस्क अब आसान हो गया ना, क्योंकि रिलेटिव रिस्क अब किस तरह मालूम कर सकते हैं। हमने कहा था कि रिस्क अमॉन्ग एक्सपोज, तो रिस्क अमॉन्ग एक्सपोज क्या था, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। और इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज का फार्मूला क्या था, सी डिवाइड बाई सी प्लस डी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने उसको कर दिया था
मालूम कर दिया था तो हमारे पास कितना था। तो रिलेटिव रिस्क का फार्मूला क्या था? रिलेटिव रिस्क का फार्मूला ये है, मतलब इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज और इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज। तो इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज को हमने मालूम किया था कि एट वाज 0.7, और इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज की भी हमने मालूम किया था कि एट वाज, और इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज जो है उसको भी हमने मालूम किया था कि वो 0.4 था। तो आप इस फार्मूले में आप फिट कर सकते हैं, इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज वाज 0.7 डिवाइड बाई इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज वाज 0.4। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.4 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आएंगे इससे 0.7 डिवाइड बाई 0.4, तो हमारे पास आंसर आएंगे 1.75। आंसर विल बी 1.75। इट विल बी द आर। तो आर हमारे पास कितना है? 1.75। अब हम इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? ठीक है, किस तरह हम जो है उसको डिस्कस करेंगे कि मतलब ये इस रिजल्ट का मतलब क्या है। अगर आपके पास आर जो है 175 है, तो इसका मतलब क्या है, किस तरह जो है हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। देखिए, इसका मतलब ये है कि रेस्ट की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो 1.7% ज़्यादा उस पे है, रेस्ट पे है, कि उसको लंग कैंसर डेवलप होंगे एज कम्पेयर टू दोज जो स्मोकिंग नहीं करते। ठीक है, देख अगर हमारे पास देख ये अभी जो रिलेटिव रेस्ट हमारे पास रिजल्ट आया वो था 1.75। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास जो रिलेटिव रिस्क है अगर इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एसोसिएशन। ठीक है, मतलब देयर इज नो एसोसिएशन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते उसकी वजह से लंग कैंसर नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपोज इज इक्वल टू नॉन एक्सपोज। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि इससे नहीं हो सकती। अगर आपके पास रिलेटिव रेस्ट जो है वो मतलब ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, जिस तरह ये हमारे पास अभी आंसर आया है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है कि लंग कैंसर की चांसेस है। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हाँ देयर इज आर एस, मतलब 1.7% जो है ज़्यादा चांसेस पे है कि वो आपको हो सकते हैं। और अगर आपके पास रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि दिस इज, इसको हम काज कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसका काज है, यानी स्मोकिंग जो है लंग कैंसर का काज है। और अगर ये मतलब लेस देन 1 है तो ये प्रोटेक्टिव है। ठीक है, फिर ये प्रोटेक्टिव है, मतलब इसको हम नेगेटिव एसोसिएशन भी कहते हैं। नेगेटिव एसोसिएशन मतलब ये है कि स्मोकिंग एज गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, यानी उसकी वजह से नहीं होते बल्कि गुड फॉर द हेल्थ। तो आप किस तरह उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास रिलेटिव रिस्क 1 है तो मतलब देयर इज नो एसोसिएशन। अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, मतलब वो इस चीज़ का खास हो सकते हैं। अगर 1 से कम है तो इट्स मीन कि दिस इज अ प्रोटेक्टिव और उसकी वजह से डिजीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ, यू नो कि दिस इज अ सिंपल, यू कैन से कि हम उसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रोटेक्टिव। अब डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूटिव रिस्क की। एट्रीब्यूटिव रिस्क का मतलब क्या है? देख, एट्रीब्यूटिव रिस्क का मतलब ये है, जिस तरह हमने मालूम किया, जिस तरह हमने डिफरेंस रेशियो की बात की थी, एट्रीब्यूटेड रिस्क का मतलब ये है कि कितने चांसेस है, कितने ज़्यादा चांसेस है कि मतलब अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो कितने परसेंट ज़्यादा चांसेस है कि उसके हों। तो ठीक है, तो हमने अभी मालूम किया था कि इंसिडेंस अमाउंट जो एक्सपोज है वो कितना था? वो था 0.7। और हमने मालूम किया था कि जो नॉन एक्सपोज है वो कितना था उनका इंसिडेंट? 0.4। ठीक है, एट्रीब्यूटेड रिस्क ए आर का मतलब है कि इंसिडेंस अमाउंट एक्सपोज से माइनस करें इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज। तो एट्रीब्यूटेड रिस्क इज इक्वल टू इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज कितना था? 0.7, और इससे माइनस करें 0.4 तो इट विल बी इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेड रिस्क इज अ 0.3। इसका मतलब ये है कि 3% जो है अगर आप उसको कर दें तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि उसको डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, अब चलो हम स्लाइड को देख लेते हैं, इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क इन एक्सपोज और रिस्क इन नॉन एक्सपोज की हमने बात की। इसको एट्रीब्यूटेड रिस्क भी कहते हैं जो अभी हमने डिस्कस की। ठीक है,
ये रिलेटिव रिस्क है। ये इसका फार्मूला था कि रिस्क एंड एक्सपोज एंड रिस्क एंड नॉन एक्सपोज, ठीक है। और इसको हमने ये कंटिजेंसी थ्योरी पे भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोज ग्रुप है, 2 बाई 2 टेबल है, यानी ए 1 2 3 4, 2 कॉलम एंड 2 वो टेबल है हमारे पास, इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है, तो 2 बाई 2 टेबल कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ये एक्सपोज है, तो ये जो लाइन है ये एक्सपोज को शो करते हैं, और ये जो लाइन है ये नॉन एक्सपोज को शो करते हैं। इसी तरह अगर हम वर्टिकली देखें तो ये लाइन जो है ये डिजीज़ को शो करते हैं, और ये लाइन जो है ये नॉन डिजीज़ को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास टोटल है ए प्लस बी, और दिस इज द इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, क्योंकि एक्सपोज को करते हैं तो एक्सपोज का जो फार्मूला है इंसिडेंस का कि ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, और दिस इज द इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, क्योंकि नॉन एक्सपोज को शो करता है। इसी तरह जिस तरह हमने कहा ना, यहाँ पे भी अगर आप प्लस करें तो ए प्लस सी आ जाएंगे, और इस तरह करेंगे तो बी प्लस डी आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये डिजीज़ को शो करेंगे और ये इंसिडेंस को शो करेंगे, रेस्ट को, ठीक है। तो ये इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज का जो फार्मूला है ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, और जो इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज का जो फार्मूला है वो है ए सी डिवाइड बाई सी प्लस डी। ये आगे हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देख ये अगेन वही है कि मतलब अपने एक्सपोज हैं, नॉन एक्सपोज हैं, और ये हमारे पास डिजीज़ है, डिजीज़ नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल है ये इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, ठीक है। और सबसे पहले अपनी मालूम कर दे कि इंसिडेंस अमंग एक्सपोज का फार्मूला है ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज का फार्मूला है कि सी डिवाइड बाई सी प्लस डी। आप रिलेटिव रेस्ट का क्या फार्मूला है, दोनों का आप कंबाइन करोगे तो ए डिवाइड बाई ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डिवाइड बाई सी प्लस डी, यानी इंसिडेंस अमंग एक्सपोज। उसको अगर आप डिवाइड करोगे इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज पे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जिस तरह हमने आगे डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अब उसमें वैल्यू उसने फीड की है, ठीक है, कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 8000, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 5 और 3 8000, टोटल हमारे पास 8000 है। 8000 में से जो है टोटल जो एक्सपोज है, एक्सपोज वो 3000 है, और जो नॉन एक्सपोज है वो 5000 है, ठीक है। अब उस 3000 में से 84 ऐसे हैं जो एक्सपोज है, मतलब स्मोकिंग करते हैं और उसको डिजीज भी हो गए हैं, ठीक है, मतलब उसको डिजीज डेवलप हो गए हैं। और 2916 ऐसे हैं जिसको डिजीज नहीं हुआ है। टोटल जो है हमारे पास 3000 है, और इसको जो अगर आप इस पे करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज, ठीक है। तो अगर 84 आप डिवाइड करोगे 3000 पे, तो 84 व्हेन यू डिवाइड इन द 3000, सो द आंसर विल बी आपके पास जो आएंगे 0.28, मतलब 0.28, ठीक है। 0, अगर इसको आप मतलब डिवाइड करोगे उस पे, तो 0.28, ठीक है। इसी तरह नॉन एक्सपोज ऐसे है जो एक्सपोज नहीं है, लेकिन 87 उसमें से ऐसे है जिसको डिजीज हो गया है, ठीक है। इसी तरह ये वो लोग हैं जिसको डिजीज नहीं हुआ है। टोटल जो है वो 5000 है। 87 को अगर आप डिवाइड करोगे 5000 पे, 87 डिवाइड बाई 5000, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1.07, ठीक है, 0.17, ठीक है। अब देख ये हमारे पास है एक्सपोज, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, और ये हमारे पास है इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। तो आप इसको फार्मूले में फिट कर दें। फार्मूला क्या था आर आर का, कि इंसिडेंस अमंग एक्सपोज डिवाइड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, ठीक है। तो आर आर को आप कर लें, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज था 0.028, उसको आप डिवाइड करें 0.017 के ऊपर, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, यानी अगर 0.028
डिवाइड बाई 0.017 करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 1.64 आ जाएंगे या 1.61। ठीक है, जिस तरह ये कर दिया है तो ये हमारे पास 1.61 है। अब हमने ये कहा था कि अगर उस 1 से ज़्यादा है तो मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है, तो इसका मतलब है कि हाँ, अगर कोई स्मोकिंग करते हैं तो चांसेस है कि उसको CHD हो, यानी क्रोनिक हार्ट डिजीज जो है उसको हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह हमने कहा कि अगर आपके पास रिलेटिव रिस्क 1 है तो 1 का मतलब है कि रिस्क इन एक्सपोज इज इक्वल टू रिस्क इन नॉन एक्सपोज, सो इट्स मीन देयर इज नो एसोसिएशन। लेकिन अगर आपके पास रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि रिस्क एक्सपोज इज ग्रेटर देन इन नॉन रिस्क इन नॉन एक्सपोज, तो इट्स मीन की पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी खास है इसकी। और रिलेटिव रिस्क इफ लेस देन 1, सो मतलब रिस्क इन एक्सपोज इज लेसर देन द रिस्क इन नॉन एक्सपोज, तो इट्स मीन नेगेटिव एसोसिएशन है, मतलब दिस इज प्रोटेक्टिव गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मालूम कर दिया कि मतलब आप रिलेटिव रिस्क को किस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओड रेशो की, कि ओड रेशो को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ओड रेशो को हम मालूम करते हैं केस कंट्रोल स्टडी में। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी में हम मालूम करते हैं ओड रेशो। ओड रेशो भी हम यही बताते हैं कि द प्रोबेबिलिटी द इवेंट में आकर एंड द प्रोबेबिलिटी द इवेंट में नॉट आकर। ठीक है, ये भी 2 कंटिजेंसी टेबल होते हैं, मतलब जिस तरह उसमें था कि ABCD, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, यानी AD डिवाइड बाई BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें हम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओड रेशो इज नोन एज द रेशो ऑफ मनी डेट may be on या वर्सेस द अमाउंट ऑफ द मनी बेट। ठीक है, मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बताते हैं कि मे बी आप जो है मनी आप उसको जीत भी सकते हैं, आप उसको हार भी सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं। एंड स्टेटिस्टिक द ऑड ऑफ द इवेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट में विल आकर टू द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट आकर। ठीक है, एक इवेंट के आकर होने की प्रोबेबिलिटी और या एक इक्वल इवेंट का आकर ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं ऑड रेशो। फॉर एग्जांपल इन 100 बर्थ, the probability of the delivery being a boy is 51% and being a girl is 49%. So the odd delivery being a boy is 51 चांसेस है कि बॉय हो और 49% चांसेस है कि इट विल बी गर्ल। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ओड रेशो है दिस इज 1.04। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन सेम जो रिलेटिव रेस की तरह है, अगर 1 है तो इट्स मीन देयर इज नो एसोसिएशन, अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर 1 से कम है तो द नेगेटिव एसोसिएशन। सो इन सिंपली अगर हम उसको डिफाइन करें, सो द ओड्स द इवेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ द इवेंट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द नॉन इवेंट। जिस तरह हमने डिवाइड किया था ना कि मतलब एक्सपोज डिवाइड बाय नॉन एक्सपोज, तो इसमें हम बात करेंगे कि द नंबर ऑफ द इवेंट आकर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द इवेंट नॉट आकर। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह हमने उसमें किया था कि ये हमारे पास एक्सपोज है, ये नॉन एक्सपोज है, ये डिजीज डेवलप है, ये डिजीज नॉट डेवलप है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट may occur, the event occur and exposed to A divided by A plus beta, the probability that the event will not occur yet and non exposed to C plus beta, वही जो हमने डिस्कस कर दिया था। लेकिन अगर ओड की बात हो रही है, ठीक है, एक्सपोज में अगर आप ओड को मालूम करें तो ओड में हम कहा था कि द प्रोबेबिलिटी द इवेंट में आकर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी A है एंड द प्रोबेबिलिटी द इवेंट में ना आकर जिसमें डिजीज ना हो तो B है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर हम एक्सपोज की बात करें, एक्सपोज में ओड रेशो मालूम करें तो ये लाइन एक्सपोज को शो करते हैं जिस तरह हमने कहा था। तो आपके पास आंसर आएंगे A डिवाइड बाई B, क्योंकि हमने कहा था ना कि यहाँ पे आप प्रीवियस स्लाइड में आप देख लें, ठीक है, कि प्रीवियस स्लाइड में क्या है कि नंबर ऑफ द इवेंट यानी जो आ सकते हैं डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द इवेंट विच नॉट आकर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें ये हमारे पास डिजीज है, सो द नंबर ऑफ द इवेंट विच आकर, और ये हमारे पास डोंट डिजीज है, द नंबर ऑफ द इवेंट विच नॉट आकर, सो A डिवाइड बाई A प्लस B। इसी तरह अगर हम नॉन एक्सपोज इस लाइन में अगर हम देखना चाहें तो द नंबर ऑफ द इवेंट विच मे बी आकर इज C एंड द नंबर ऑफ द इवेंट विच नॉट बी आकर D, सो C डिवाइड बाई D। आगे जब हम जाएंगे सो जिस तरह ओड रेशो एंड कोहॉर्ट स्टडी
कैलकुलेटिंग ओड रेशो कोहार्ट स्टडी में भी हम ओड रेशो को मालूम कर सकते हैं। सो एक्सपोज, देख ये एक्सपोज लाइन है और ये नॉन एक्सपोज लाइन है। इस लाइन को अगर देखें तो ये डिजीज वाली लाइन है और ये नॉन डिजीज। सो द ओड रेशो इज द रेशो ऑफ द ओड ऑफ डिजीज एंड द एक्सपोज टू द ओड ऑफ डिजीज एंड द नॉन एक्सपोज। ठीक है, मतलब वही जो एक्सपोज और नॉन एक्सपोज की बात हो रही थी। सो ओड दैट द एक्सपोज पर्सन डेवलप डिजीज एंड द ओड दैट द एक्सपोज पर्सन नॉट डेवलप डिजीज। तो ये जो अगर हम ओड मालूम कर रहे हैं एक्सपोज में तो ए डिवाइड बाई बी है, अगर हम नॉन में मालूम कर रहे हैं तो सी डिवाइड बाई डी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम दोनों को मालूम कर रहे हैं, ओड रेशो को हम मालूम कर रहे हैं, तो ओड रेशो का मतलब क्या था कि वन क्वांटिटी इज डिवाइड बाय अनदर क्वांटिटी। तो ए बी को आप डिवाइड करें सी डिवाइड बाई डी पे। ठीक है, अगर आप उसको मतलब जो ये ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, अगर ये सी डी, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डिवाइड बाई बी डिवाइड, यानी जिसको हम तकसीम कहते थे ना, सी डिवाइड बाई डी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देख अगर हम इसको तकसीम ख़त्म करके ज़रब में लेकर आते हैं तो ए डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख देते हैं ए डिवाइड बाई बी, अगर इसको आप ज़रब में लेकर आते हैं तो मल्टीप्लाई में, तो ये फिर उल्टा हो जाएंगे। सो डी ऊपर चले जाएंगे और सी नीचे आएंगे। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो हम इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि ए डी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, तो ये आपके पास जो फाइनल फार्मूला है वो बन जाता है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपली बता दिया था। ठीक है, अब जो है आप मालूम कर सकते हैं इसमें देखिए कि हिस्ट्री ऑफ द एक्सपोजर है, हिस्ट्री ऑफ द नॉन एक्सपोजर। ठीक है, ये अगर आपने केस कंट्रोल को मालूम करना है, केस कंट्रोल का मतलब क्या है? केस कंट्रोल का मतलब ये है अगर आपने एक्सपोज मालूम करने हैं तो ये लाइन एक्सपोज को शो करेंगे ना, ये लाइन जो सीधा जाते हैं। अगर आपने एक्सपोज में मालूम करना है ओड रेशो तो ए डिवाइड बाई बी होंगे। अगर आपने नॉन एक्सपोज में मालूम करना है तो आपके पास सी डिवाइड बाई डी होंगे। लेकिन अगर आपने केस में मालूम करना है, केस का मतलब है एक डिजीज को मालूम करना है, तो फिर डिजीज, ये लाइन जो है ये डिजीज को शो करते हैं, तो फिर आपके पास ए डिवाइड बाई सी आएंगे। और ये लाइन जो है ये नॉन डिजीज, यानी कंट्रोल का मतलब होता है डिजीज फ्री। तो इसको आप जब करोगे तो आपके पास आ जाएंगे बी डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो ओड रेशो अगर आप केस कंट्रोल स्टडीज के लिए मालूम करते हैं, जिसमें आप केस कंट्रोल, अगर आप कोहॉर्ट के लिए मालूम करते हैं एक्सपोज नॉन एक्सपोज, तो वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, लेकिन ये आप केस कंट्रोल के लिए, तो ये चीज़ आपने याद रखते हैं कि आप केस कंट्रोल स्टडीज के लिए मालूम करना चाह रहे हैं या आप मालूम करना चाह रहे हैं पर द कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या मालूम करते हैं? रेस्ट मालूम करते हैं, इंसिडेंट्स को मालूम करते हैं। सो दैट्स वाई द फार्मूला वाज चेंज, क्योंकि इसमें ये कोहॉर्ट स्टडी की बात हो रही है। तो आपका फोकस था एक्सपोज और नॉन एक्सपोज के ऊपर। देखिए यहाँ पे भी एक्सपोज और नॉन एक्सपोज। तो एक्सपोज आपके पास ए डिवाइड बाई बी था और नॉन एक्सपोज आपके पास सी डिवाइड बाई डी था। लेकिन यहाँ पे आप केस कंट्रोल में मालूम कर रहे हैं। केस का मतलब है डिजीज, कंट्रोल का मतलब है नॉन डिजीज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है ए डिवाइड बाई सी एंड बी डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब क्या करना है कि आप ओड रेशो आपने मालूम करना है। जब ओड रेशो मालूम करोगे तो इसका मतलब है कि वो द केस वाज एक्सपोज, तो वो क्या था? ए डिवाइड बाई सी, और इसको जो है आप डिवाइड करें बी डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब जो है बी डिवाइड बाई डी। ठीक है, जिस तरह ये है कि ए डिवाइड बाई ए सी और बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए सी डिवाइड बाई बी डी। ठीक है, तो आप उसको हम उल्टा कर सकते हैं। जब कर सकते हैं मतलब इसको अगर मल्टीप्लिकेशन पे आपके लिए लेकर आना है तो ए डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई आप जो है डी डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि ए डी डिवाइड बाई बी सी या बी डी। ठीक है, सो ए डी डिवाइड बाई बी सी, अगेन वही फार्मूला बना दोनों के लिए, तो फिर क्लास मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, अब ओड रेशो कैन बी कैलकुलेटेड इन अ कोहॉर्ट स्टडी इन अ केस कंट्रोल स्टडी। ओड रेशो जो है वो हम
केस कंट्रोल स्टडीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कोहॉर्ट में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट द एक्सपोजर ऑफ द ओड रेशो इज इक्वल टू द डिजीज ऑफ द ओड रेशो। रिलेटिव रिस्क कैन ओनली बी, लेकिन रिलेटिव रिस्क जो है वो कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इन द कोहॉर्ट स्टडी। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ओड रेशो जो है वो हम कोहॉर्ट स्टडी के लिए भी कर सकते हैं और हम केस कंट्रोल स्टडीज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क रिलेटिव रिस्क है वो सिर्फ हम कोहॉर्ट स्टडी के लिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और सेम इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपके पास ओड रेशो 1 है तो मतलब नो एसोसिएशन, ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव, अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है। एट्रीब्यूटेड रिस्क अगेन वही है कि जो हमने डिस्कस कर दिया था कि एट्रीब्यूटेड रिस्क इज एक्सपोज ग्रुप इक्वल इन द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप एंड द इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज, ठीक है। तो आपने उसको माइनस करना था, एक ग्रुप से अपने दूसरे को माइनस करना था, ठीक है। ये आपके पास एक्सपोज ग्रुप है, ये आपके पास नॉन एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है। तो आपने क्या करना है एट्रीब्यूटेड रिस्क में कि इंसिडेंस ड्यू टू एक्सपोज, इंसिडेंस ड्यू टू नॉन एक्सपोज, तो ये एक्सपोज ग्रुप है, ये नॉन एक्सपोज ग्रुप है, तो सिंपली आपने उससे माइनस करना है इंसिडेंस इन एक्सपोज माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। आपके पास इंसिडेंस इन एक्सपोज है, इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंसिडेंस, ये एट्रीब्यूटेड एक्सपोजर या एट्रीब्यूटेड रिस्क है आपके पास, लेकिन अगर आप प्रोपोर्शन को मालूम करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट एट्रीब्यूटेड टू एक्सपोजर, सो प्रोपोर्शन एट्रीब्यूटेड रिस्क में क्या करना है कि आपके पास वही जो आपके पास एट्रीब्यूटेड रिस्क था उसको आपने डिवाइड करना है इंसिडेंट इन एक्सपोज ग्रुप पे अगेन, ठीक है। इनको आपने इस पे दोबारा डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएंगे प्रोपोर्शन, ठीक है। ये फार्मूला है पार्ट एट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शन कि इंसिडेंट अमॉन एक्सपोज से आपने इंसिडेंट अमॉन नॉन एक्सपोज को माइनस करना है और दोबारा आपने जो आपका जो पहला क्वांटिटी है उसको दोबारा उस पर डिवाइड करना है और 100 से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास जो क्लियर आंसर है वो आ जाएंगे इसका। आप एट्रीब्यूटेड रिस्क एंड स्मोकर, अगर आपके पास जिस तरह हमने पहले वाला कर दिया था, ठीक है, कि 28 से आपने 17 को माइनस करना है तो आपके पास 10 पॉइंट वो आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द एट्रीब्यूटेड रिस्क है आपके पास। एक से आपने दूसरे को और प्रोपोर्शन को करना है तो वही कि अपने के पास जो आंसर आएंगे जिसको माइनस करना है उस पे आपने दोबारा डिवाइड करना है फर्स्ट क्वांटिटी पे, तो आपके पास ये 37% जो है ये आपके पास प्रोपोर्शन में फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस है। चलो वापस जाते हैं उस स्लाइड पे, मैं आपको थोड़ा आसानी से के साथ में आपको एक बता देता हूँ ओड रेशो के बारे में, ठीक है। ओड रेशो, रिलेटिव रेशो तो आपको समझ चुके होंगे। ओड रेशो की हमने दो बातें की, मैं आसानी के लिए आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड क्लियर हो, ठीक है। देख, ओड रेशो में हमने दो बातें की। ओड रेशो सिंपल, अगर इसके हम बात करें 2/2 टेबल आप बना ले जिस तरह हमने बनाया था, ठीक है। ए बी सी और डी, यहाँ पे आप एक्सपोज लिख दें, यहाँ पे आप नॉन एक्सपोज लिख दें, यहाँ पे आप डिजीज़ पॉजिटिव लिख दें, यहाँ पे आप डिजीज़ नेगेटिव लिख दें, ठीक है। ये लाइन जो है ये वाला ये एक्सपोज इंसिडेंस के लिए है, ये नॉन एक्सपोज इंसिडेंस के लिए है, ठीक है। तो अगर आप मालूम करना चाह रहे ओड रेशो अमंग द एक्सपोज, ठीक है, तो अगर आप एक्सपोज यानी कोहॉर्ट स्टडी में आप एक्सपोज और नॉन एक्सपोज पे फोकस होगे ना। अगर केस कंट्रोल कोहॉर्ट स्टडी के लिए मालूम कर रहे एक्सपोज में आप एंड मालूम करना चाह रहे ओड रेशो, तो उसका फार्मूला होगा A डिवाइड बाई B। अगर आप नॉन एक्सपोज में मालूम कर रहे हैं तो C डिवाइड बाई D। अगर आप ओड रेशो मालूम करते हैं तो ओड रेशो का मतलब ये है कि ओड एंड एक्सपोज, तो हमारे पास क्या है A डिवाइड बाई B एंड डिवाइड बाई ओड एंड नॉन एक्सपोज, वो हमारे पास है C डिवाइड बाई D, ठीक है। ओड रेशो इसको कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ओड रेशो इज A डिवाइड बाई B C डिवाइड बाई D। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओड रेशो इज A डिवाइड बाई B, ठीक है, A डिवाइड बाई B एंड आप उसको डिवाइड करें C डिवाइड बाई D। अब इसको हम मल्टीप्लाई पे ला सकते हैं तो A डिवाइड बाई B
मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई, इसको आप उल्टा कर दे, डी डिवाइड बाई सी, तो आप उसको ए डी डिवाइड बाई बी सी लिख सकते हैं। लेकिन इसको छोड़िए, कैलकुलेशन को आप छोड़िए, सिंपल अगर ओड रेशो मालूम करना है ना, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे वो केस कंट्रोल के लिए हो, चाहे वो क्वाड मतलब किस के लिए भी हो, तो आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देते हैं, एक कैलकुलेशन कर देते हैं, उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो आसानी हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 300, ठीक है। उसमें से 100 जो है वो एक्सपोज है और 200 जो है वो नॉन एक्सपोज है, ठीक है। अब जो 100 एक्सपोज है उसमें ये डिजीज पॉजिटिव है और ये डिजीज नेगेटिव है, ठीक है। और ये ए डिवाइड बाई बी जो है ये आपके पास ओड एमॉन्ग एन एक्सपोज है, ठीक है। तो देख फार्मूला आपको उसको देख लें। अगर 100 में से जो एक्सपोज है 60 को डिजीज हुआ है और 40 ऐसे है जिसको डिजीज नहीं हुआ। इसी तरह जो 200 है नॉन एक्सपोज, उसमें से जो है 30 को डिजीज हुआ है और 170 को डिजीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, क्लास ए डी डिवाइड बाई बी सी, बस बाकी कैलकुलेशन छोड़ दे, बस सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ए हम आपके पास क्या है 60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आपके पास है ए डी 170 डिवाइड बाई आपके पास बी क्या है, बी आपके पास है 40 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। 0 को 0 से काट दे, ये 0 को 0 से काट दे, ठीक है। तो ये हमारे पास 42 आ जाएंगे और ये हमारे पास 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप 43 को अब डिवाइड करें 12 पे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएंगे 42 डिवाइड बाई 12, तो ये 3.5 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 3.5। देख हमारे पास जो ओड रेशो है वो कितना है, ओड रेशो इज 3.5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब जो स्मोकिंग करते हैं उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसको डिजीज हो। अब चलो हम मालूम करते हैं एट्रीब्यूटेड रेस को, ठीक है। क्या मालूम करना है, अभी हमने मालूम करना है एट्रीब्यूटेड रेस को, ठीक है। तो ये हमारे पास है एट्रीब्यूटेड रेस का फार्मूला क्या था कि ओड एक्सपोज से आपने माइनस करना है नॉन एक्सपोज को। तो एक्सपोज हमारे पास 42 है, नॉन एक्सपोज 12 है, तो हमारे पास आ जाएंगे 30%, ठीक है। ऑलरेडी हमने उसको परसेंटेज में किए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मालूम करना है प्रोपोर्शन को, तो उसी को अपने डिवाइड करना है, मतलब अगर आपके पास है तो आपने उसको 42 पे वापस आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। जिस तरह हमने कर दिया था ना अभी। एक और एग्जांपल इस पे कर देते हैं तो आपकी माइंड और भी क्लियर हो जाएंगे। एक और सिंपल सा एक एग्जांपल कर देते हैं ओड रेशो के ऊपर, ठीक है। ओड रेशो इज़ वेरी इजी, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपकी माइंड क्लियर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं ओड रेशो के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास ये 2/2 टेबल आप बना लें, सही है, ए बी सी और डी का। अगर आपके पास टोटल जो लोग हैं वो है फॉर एग्जांपल 200 है, ठीक है। 100 जो है आपके पास एक्सपोज है और 100 जो है वो आपके पास नॉन एक्सपोज है, ठीक है। आप जो एक्सपोज, ये आपके पास एक्सपोज है, ये नॉन एक्सपोज है, ये डिजीज पॉजिटिव है और ये डिजीज नेगेटिव है, ठीक है। अब जो एक्सपोज है उसमें से आपके जो है एक्सपोज भी है और जिसको डिजीज भी हुआ है वो है 60,
और जो नॉन एक्सपोज है उसको डिजीज़ नहीं, वो 40 है, ठीक है। इसी तरह जो नॉन एक्सपोज है और उसको डिजीज़ हुआ है वो है 20, ठीक है। और जो नॉन एक्सपोज है उसको डिजीज़ नहीं हुआ है वो है 80। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, AD डिवाइड बाई BC, ठीक है। अब ए हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई बाई डी हमारे पास है 80 डिवाइड बाई आपके पास जो है बी हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई बाई आपके पास जो सी है वो है 20, ठीक है। ज़ीरो को ज़ीरो से काट दें तो ये 48 आ जाएंगे डिवाइड बाई आपके पास जो ये आएंगे दिस इज द 8, 8, ठीक है। तो आपके पास जो ओड रेशो है दिस इज द 6 आपके पास ओड रेशो है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है आप मालूम कर सकते हैं। ओड रेशो आपके पास 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि हाँ एक्सपोज अगर आप हो रहे हो तो आप ज़्यादा रेस्ट पे हो। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूटेड रेस्ट की। एट्रीब्यूटेड रेस्ट का मतलब क्या था कि एक्सपोज से आपने नॉन एक्सपोज को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो एक्सपोज आपके पास कितना है, माइनस नॉन एक्सपोज। एक्सपोज आपके पास है 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसी तरह अगर आपने प्रोपोर्शन एट्रीब्यूटेड रेस्ट को आपने मालूम करना है तो उसके लिए जो फार्मूला था एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज डिवाइड बाई एक्सपोज, तो मतलब 48 डिवाइड बाई 48, ठीक है, माइनस 8, ठीक है। तो आपने उसको कर देना है जिस तरह हमने कह दिया, तो आसानी से आप उसको फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस थिंग इज़ वेरी इजी, इसमें से कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अपने सिर्फ फार्मूलों को याद करना है जिस तरह ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड पे जाते हैं जिस तरह हमने बात की कि ठीक है एट्रीब्यूटेड रेस AR की हमने बात की कि एक्सपोज से आपने माइनस करना है नॉन एक्सपोज को, ठीक है। अब के पास जो आंसर आएंगे एट विल बी AR यानी एट्रीब्यूटेड रेस होंगे, ठीक है। इसी तरह ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दिस फार्मूला को हमने डिस्कस कर लिया। अब आपके पास एक है इंसिडेंस एट्रीब्यूटेड टू एक्सपोजर यानी एक्सपोजर रेस, जिसको हमने ये फार्मूले से हमने उसको माइनस कर दिया था। एक आपके पास है प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंस एट्रीब्यूटेड रेस। अगर प्रोपोर्शन की बात होगी ना तो एक तो ये है कि इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोजर एट्रीब्यूटेड रेस का फार्मूला है, आपने वही लिखना है। लेकिन इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज जो है उससे आपने उसको वापस जो है डिवाइड करना है, ठीक है। आप माइनस करें और फिर जो एक्सपोज है उसके साथ आप उसको डिवाइड करें। हाँ 100 से आप उसको ज़रूर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 100 से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर आपके पास सही आंसर नहीं आएंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देख यहाँ पे हमने कर दिया है सही, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया ना ये फार्मूला। तो अगर आप इससे माइनस करोगे तो 40 आ जाएंगे डिवाइड बाई 48। अगर आप 40 को 48 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे एट विल बी 48 40, ठीक है, 40 डिवाइड बाई 48, 48, ठीक है। तो ये 0.83 आ जाएंगे आपके पास आंसर, 0.83। लेकिन उसको प्रोपोर्शन में मालूम करना है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएंगे 83%, 83%, ठीक है। तो मतलब आप एट्रीब्यूटेड रिस्क और उसको आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था ओड रेशो। अपने फार्मूले को याद करना है, आप जब फार्मूले को आप याद करोगे तो आपके लिए बाकी जो है सारी चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। एट्रीब्यूटेड एक हमारे पास रिलेटिव रेस्ट था, उसका फार्मूला था कि इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज डिवाइड बाय इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज। एक हमारे पास ओड रेशो है जिसका फार्मूला था कि ओड एक्सपोज एंड ओड एंड नॉन एक्सपोज, मतलब AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC। एक हमारे पास था एट्रीब्यूटेड रिस्क जिसका फार्मूला था कि एक्सपोज
इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज माइनस इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूटेड रेस्ट था। एक प्रोपोर्शन एट्रीब्यूटेड रेस्ट के, तो इसका फार्मूला है कि एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज डिवाइड बाय एक्सपोज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप इससे आप आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। सो होपफुली कि आप समझ चुके होंगे। इट वाज वेरी लेंथी यूनिट और बहुत मुश्किल भी था। होपफुली कि आप कुछ ना कुछ समझ कर चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव आंसर टाइमली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स।